हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज आपकी कॉल मैम आपको कराने वाली है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। तो ये वाला चैप्टर हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग न्यूटन्स के तीनों लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फ्रिक्शन का वाला पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको करा रही हूँ पार्ट 1, जिसमें कि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो करें आप स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले ये कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स कोई भी ऐसी चीज जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो उसे मोशन में ला सकते हैं, कोई मोशन में था तो उसे रेस्ट में ला सकते हैं, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, हम उसकी डायमेंशंस भी चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच में मूव अ बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी। और क्या कर सकता है? चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। और क्या कर सकता है? चेंज द डायरेक्शन, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? वही जो मैंने अभी बताया कि वो बॉडी को रेस्ट से मूव करा सकता है और मूविंग बॉडी को रुका सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन, शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब हमारे पास दो तरीके के फोर्स हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जिसमें कि हम बोलेंगे एफ नेट जो है वो 0 है। कहने का मतलब हमारा जो सम ऑफ फोर्सेस है वो क्या होगा? 0। ठीक है, और अनबैलेंस्ड में एफ नेट जो है, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस है वो 0 के बराबर नहीं होगा। आई बात समझ? चलो देखते हैं एक बारी। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या है? विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन and if both the forces are equal then the resultant force acting on a body is 0। ठीक है, कहने का मतलब नेट फोर्स बॉडी पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम फोर्स को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स है। अच्छा, आगे अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स में जो नेट फोर्स है वो इज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो ऐसी कंडीशन में हम फोर्स को क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ऐसे वाला फोर्स जो होगा वो बॉडी को मूव भी करा सकता है और रोक भी सकता है। कहने का मतलब उसके मोशन में चेंज ला सकता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा। कब तक? Until and unless an external force is applied on it। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनर्शिया का मतलब भी होता है द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और इसमें भी यही बोल रहे हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा। आई बात समझ? ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि देखो एक मैंने यहाँ फिगर में भी शो करा। लेट अस सपोज कि मैंने ये एक अपना ग्लास लिया है, ग्लास के ऊपर कोई कार्डबोर्ड या कोई शीट वगैरह रख के उसके ऊपर कोई कॉइन रखा है ना। तो अगर मैं इसको एकदम फ्रिक्वेंटली हटा दूं बहुत स्पीड से, तो मेरा जो कॉइन है वो पानी में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने मोशन किसको दिया है? इस शीट को, और जो मेरा कॉइन था वो किस पे था? रेस्ट पे। तो कॉइन रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, इतने में ये शीट उससे निकल जाएगी, तो इसलिए कॉइन कहाँ गिर जाएगा? नीचे। आई बात समझ? अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। अच्छा, इसके और एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? जैसे देखा है कि अगर मानो हम किसी कार में, बस में बैठे हैं और वो आराम से चल रही है और एकदम से ड्राइवर ब्रेक मार दे, तो क्या होता है? हम लोग आगे जाके गिरते हैं ना। क्यों गिरते हैं आगे जाके? क्योंकि हमारी बॉडी किस में थी? मोशन में। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तैसे ही हमारे पैर कहाँ आ गए? रेस्ट में, लेकिन हमारी अपर बॉडी तो मूव करती रह गई, इसलिए हमारी अपर बॉडी आगे जाती है। आई बात समझ? ऐसे ही अगर मानो कि एकदम से कार स्टार्ट हो या बस स्टार्ट हो तो हम पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पैर हैं वो तो बस के टच में थे, तो जैसे ही बस या कार जो भी है वो स्टार्ट होगी तो वो तो मोशन में आ जाएंगे, जबकि हमारी अपर बॉडी कहाँ रह जाएगी? रेस्ट में, तो इसलिए वो पीछे जाती है।
आई बात समझ। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं। तो कहने का मतलब बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। कब तक? अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ऐसा होगा। आई बात समझ। चलो अब है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी का मतलब क्या है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, कि हमारी कोई ये बॉडी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है और जिसका मास कितना है m। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट क्या होगी बताना जरा इसकी। देखो मास की यूनिट कितनी होती है? केजी, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट कितनी होगी? केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मैं इसकी डायमेंशंस निकालना चाहूँ तो मास की डायमेंशन m होती है, यस वेरी गुड। वेलोसिटी की lt माइनस 1, तो ये हो जाएगा m1 l1 t माइनस 1। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। इसी मोमेंटम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए पहले मेरे को मोमेंटम पता होना चाहिए, मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि सेकंड लॉ में हमें मोमेंटम के बारे में बताएंगे। तो इसलिए पहले अब मैं आपको क्या कराने वाली हूँ? मोमेंटम कराने वाली हूँ, ठीक है। मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो अभी यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? अ बॉल इज मूविंग विद द मोमेंटम ऑफ दिस स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, एंड इज रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल। कोई बॉल है जो कि कितनी वेलोसिटी से आई है? मोमेंटम है उसका 5, ठीक है, और उतने ही से मोमेंटम से वो वापस चले गई है। कितने पे? एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। स्ट्राइक अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड इज रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल। तो इन्होंने हमसे पूछा है कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चलो अब एक चीज देखो, अगर मानो ये मोमेंटम P से आई थी और ये एंगल कितना है हमारा? 45, तो ये कितना हो जाएगा? P cos 45, ठीक है, इस डायरेक्शन में। सेम ऐसी अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा? P sin 45। यहां तक समझ में आया? अब इसको रिजॉल्व कर लो। यहाँ पे भी ये सेम मोमेंटम से गया है, ये P, तो ये कितना आ जाएगा? P cos 45, और ये कितना आ जाएगा? P sin 45। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगी, ठीक है। फिर भी आपकी कोई भी रेफरेंस बुक स्कूल में लगी हो या आपके पास एनसीईआरटी बुक हो, उससे और भी क्वेश्चंस ट्राई करना, क्योंकि क्वेश्चंस करोगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब जब मैं करवा रही हूँ मेरे साथ साथ भी क्वेश्चंस ट्राई करना है, खाली देखने नहीं है। अच्छा वाई एक्सिस में देखते हैं। वाई एक्सिस में हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है, देखो इनिशियल मोमेंटम जो बॉल आ रही है वो कहाँ है? नेगेटिव वाई एक्सिस में, ठीक है। तो ये कितना है? माइनस का P cos 45 कितना होता है? 1/√2। और P फाइनल, देखो ये जाने वाला है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है? नीचे। डायरेक्शन मैंने कैसे बनाई है? ये इधर थी तो इसकी वजह से ये इधर, ये नीचे। इसके वाली डायरेक्शन इधर थी तो यहाँ से ये और ये, समझ गए? चलो ये भी कितना है? माइनस का P/√2। अगर मेरे को चेंज निकालना हो, डेल्टा P कितना होगा? P फाइनल माइनस का P इनिशियल, इसको इसके साथ माइनस करूंगी, आंसर 0। चलो अब यही चेंज हम लोग निकालते हैं एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में P इनिशियल कितना था? देखो जो ये स्ट्राइक करिए तब, तो इसकी डायरेक्शन तो कहाँ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो और साइन 45 कितना होता है? 1/√2, ठीक है। P फाइनल कितना है? देखो इस ये नीचे जा रहा है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, मतलब कि कहाँ है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम निकालना, कितना हो जाएगा? P फाइनल माइनस का P इनिशियल, कितना हो गया? माइनस का P/√2
√2 और इसकी भी वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का p बाय √2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2p अपॉन में √2 और इस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस √2 इंटू p, और p की वैल्यू कितनी थी 5, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5 √2 kg मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ? चलो आगे करें। हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, तो मैं इसको k लिख लेती हूँ, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2k इज इक्वल्स टू mv², v की वैल्यू कितनी आ गई है, √2k अपॉन में m। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा m और वेलोसिटी की वैल्यू 2k अपॉन में m, तो ये कितना हो गया m, अगर मैं इसको अंदर लेके आऊँ रूट के तो हो जाएगा m², साथ में 2k अपॉन में m, एक m से एक m कैंसिल, तो p की वैल्यू कितनी आ गई है, √2mk। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ? कोई दिक्कत? चलो करें आगे। अच्छा, क्या दिया है इन्होंने हमें क्वेश्चन में, 3 बॉडीज हैं। ठीक है, 3 बॉडी हैं A, B एंड C, तीनों की क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है और उनके मासेस हमें गिवन है। तो पूछा रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज, इन तीनों का रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, P किसके बराबर है, √2mk। ठीक है, हमें किसका रेशियो निकालना है, P1, P2 और P3 का। इनके अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो 2mk और ये 2m2k 2m3k। ये क्यों करा है बेटा मैंने, क्योंकि इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, इक्वल काइनेटिक एनर्जीज है, इसलिए मैंने k को इक्वल ले लिया। 2 2 2 कैंसिल, k कैंसिल, कितना हो गया ये, P1 P2 और P3। इनके तीनों के मासेस का रेशियो लिख लेते हैं। सबसे पहले मास कितना है, 400 ग्राम। 400 ग्राम को किस में चेंज करना पड़ेगा, केजी में, क्यों, क्योंकि बाकी दोनों किस में, केजी में, या तीनों को ही ग्राम में चेंज कर लो। तो अगर मैं इसको केजी में चेंज करूँ तो कितना आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 1000 0.4। ठीक है, ये कितना आ गया, तो ये आ जाएगा √1 3 और 4। अगर रूट से बाहर निकालू तो 1:√3 और √4 कितना हो जाएगा 2। तो मेरे तीनों मोमेंटम का रेशियो कितना आया, 1:√3:2। ठीक है, चलो अब देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, देखो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो भी हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का, वो किसके प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड फोर्स के। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जितना किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा उसके प्रोपोर्शनल क्या होगा, फोर्स अप्लाइड होगा, या जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतने ही प्रोपोर्शनल में मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, कोई कांस्टेंट आ गया d/dt, और मोमेंटम किसके बराबर था, m × v। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, F = k, ये प्रोडक्ट रूल लगा दो, m dv/dt प्लस v dm/dt। ये क्या करा है बेटा मैम ने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लगाया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या कहते हैं, एक बारी एक टर्म की डिफरेंशिएशन दूसरे की नहीं करी, प्लस में पहले वाले की कर दी, दूसरे की नहीं करी। ठीक है, एक कहने का मतलब एक की करेंगे, एक की नहीं करेंगे, फिर एक की नहीं करेंगे, दूसरे की कर देंगे। अच्छा, dv/dt किसके बराबर होता है, यस वेरी गुड, एक्सेलरेशन, प्लस v dm/dt। देखो dm/dt क्या होगा, 0, लेकिन कब, इफ m इज कांस्टेंट।
अगर मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा है, तो dm अपॉन dt 0 होगा, अदरवाइज dm अपॉन dt 0 नहीं होगा। जैसे रॉकेट के केस में dm अपॉन dt 0 नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कितना आ गया, F इज इक्वल्स टू के एम ए, और अगर k की वैल्यू 1 है तो फोर्स किसके बराबर आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। आया समझ, कोई दिक्कत इतने में? चलो आगे करते हैं। अच्छा, अब सेकंड चीज है इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स क्या होता है बेटा, कि इम्पल्स का बेसिकली मतलब चेंज इन मोमेंटम या फिर फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स, ठीक है। अच्छा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम स्टेट्स दैट द इम्पल्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा, इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन momentum, ठीक है। It proves that change in moment of an object depends not only on the amount of force but also on the duration of force applied। कहने का मतलब जो भी मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो सिर्फ फोर्स पे प्रोपोर्शनल नहीं है, किस पे है, जितना भी टाइम में चेंज करा गया है। तो देखो वही तो लिखा है मैम ने भी यहाँ पे, जो चेंज इन मोमेंटम है वो किस किस के प्रोपोर्शनल है, मतलब किस किस से फर्क पड़ेगा, एक तो फोर्स अप्लाइड से, दूसरा जितनी ड्यूरेशन के लिए फोर्स को अप्लाई करा गया। आई बात समझ, ठीक है। देखो ये किसका ग्राफ है, फोर्स और टाइम का। तो अगर ये क्या है हमारा, चेंज इन मोमेंटम, तो इसका मतलब इम्पल्स किसके बराबर भी हो सकता है, एफ डी टी। कहने का मतलब एरिया अंडर दी, एरिया इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर कर्व होता है ना, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था हमने। एरिया अंडर दी एफ और टी ग्राफ क्या देगा हमें, इम्पल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। गिव्स इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम। आया समझ, कोई दिक्कत इतने में? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द इनिशियल स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अ फोर्स एक्ट्स फॉर द 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए फोर्स लगा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। द फोर्स टाइम ग्राफ शोन, कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ द फोर्स एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या था, एफ डी टी, इसका मतलब कि एरिया अंडर द फोर्स एंड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एफ एंड टी ग्राफ गिव्स क्या, इम्पल्स, ठीक है। तो इसका मतलब इस पूरे का एरिया अंडर दी कर्व निकालना है हमने। देखो इसमें कितने एरिया है, 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर इस तीसरे वाले हिस्से में भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और फिर एक ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इन पांचों का एरिया मैं ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले हाफ इंटू बेस कितना है इसका, 1.5, और इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, 3, तो जाएगा हाफ इंटू 1.5 और साथ में 3 प्लस इसका एरिया रेक्टेंगल का कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 1 और इसकी ब्रेथ कितनी है 3, ये हो गया 1 इंटू 3 प्लस इसमें 2 हिस्से हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस कितना है इसका 0.5, हाइट कितनी है इसकी 1, तो हाफ इंटू बेस कितना है इसका 0.5 और हाइट कितनी है इसकी 1 प्लस अब इस नीचे वाले का हाफ इंटू बेस कितना है 0.5, हाइट कितनी है 2, बेस कितना है 0.5 और हाइट है इसकी 2 प्लस यहाँ पे देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 1 इंटू 2। चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 2.25 प्लस 3 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.25, फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल 0.5
प्लस ये कितना हो गया 2। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेते हैं। कितना आ जाएगा ये 2 और 3 5 6 7, उसके बाद आधा और आधा, ये आ गया 8.5। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन सेकेंड, फोर्स की न्यूटन, टाइम की सेकेंड। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड। इम्पल्स का एक और फॉर्मूला होता है क्या, चेंज इन मोमेंटम। तो इसका मतलब मास और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इम्पल्स की वैल्यू है 8.5 डिवाइडेड बाय मास कितना था 2 kg इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है, इनिशियल कितनी है 5। इसको डिवाइड करूंगी कितना आ जाएगा 4.25 वी फाइनल माइनस 5, तो वी फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.25। आई बात समझ, कोई दिक्कत इतने में? चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे मान लो बॉलर है और ये बैट्समैन है, तो इस बैट्समैन के पास बॉल आई और इसने विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू उसे वापस कर दिया है। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। अब क्या पूछा, इफ द मास ऑफ द बॉल इज दिस द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो ये कितना हो जाएगा m फाइनल माइनस m v इनिशियल, है ना। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, v जो भी हमारा फाइनल मोमेंटम है माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये कितना आ जाएगा, मास कितना है, मास दोनों में से कॉमन ले लिया 0.15। v फाइनल क्या है, नेगेटिव y एक्सिस में, नेगेटिव x एक्सिस में, और है कितनी है 12, माइनस इनिशियल वाली ये कितनी हो जाएगी 12। आई बात समझ, ठीक है। ये कितना आ गया -12 -12 24, तो 0.15 इंटू माइनस का 24 कितना आ जाएगा, ये माइनस का 3.6 न्यूटन सेकेंड। आया समझ, कोई दिक्कत? चलो आगे करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला, क्वेश्चन रीड करो। अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास दिस मूविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस, इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द। ठीक है, देखो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, जितना भी चेंज इन मोमेंटम है अपॉन में टाइम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम कितना है, देखो इनिशियल तो ये इतनी स्पीड से आ रही थी, जब उसने पकड़ लिया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी 0, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टाइम कितना लिया 0.1 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, वी फाइनल कितनी है 0 और इनिशियल कितनी है 150 इंटू 20। 150 को मैंने चेंज कर लिया, ग्राम में है ना, केजी में चेंज करने के लिए 0.1, पॉइंट हटाया ऊपर 2 0, ये तीनों 0 इससे कैंसिल। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई है 30 न्यूटन। आया समझ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी तक हमने पीछे क्या पढ़ा, पहले फर्स्ट लॉ पढ़ा, फिर उसके बाद हमने मोमेंटम पढ़ा, क्योंकि सेकेंड लॉ पढ़ने के लिए हमें मोमेंटम पता होना चाहिए था क्या होता है। फिर हमने सेकेंड लॉ पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इम्पल्स क्या होता है, और इन सब के रिलेटेड क्वेश्चन। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली होता क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे देखो, अगर मैं दीवार में अपना हाथ मारूं तो मैंने जो एक्शन करा था कहाँ करा था, दीवार पे, और मेरे चोट कहाँ लगेगी, मेरे हाथ पे, तो रिएक्शन कहाँ होगा, मेरे हाथ पे। समझ गए, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं जितनी तेज दीवार में अपना हाथ मारूंगी उतनी ज्यादा चोट कहाँ लगेगी, मेरे हाथ पे।
आई बात समझ? कोई दिक्कत इतने में? ठीक है। जैसे इसकी एक और एप्लीकेशन भी है, रिकॉइल ऑफ अ गन। इसका मतलब जब भी हमारी, अगर हमने कोई बंदूक चलाई, गोली बाहर आई उससे, तो वो जो बंदूक है वो कहाँ जाएगी? पीछे। ठीक है। सेम ऐसे रॉकेट के टाइम पे भी होता है। रॉकेट ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि जो गैसेज हैं वो नीचे जाती हैं, तो अप थ्रस्ट कहाँ लगता है? फिर फोर्स ऊपर, उसके कारण रॉकेट कहाँ जाता है? ऊपर। आई बात समझ? ठीक है। करें अब आगे। चलो, अब नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है कि जब तक हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है तब तक मोमेंटम क्या रहेगा हमारा? कंजर्व। इसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कैसे? देखो, F किसके बराबर होता है? F इज इक्वल्स टू dp अपॉन में dt। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो फोर्स किसके बराबर हो गया? जीरो। dp अपॉन में dt इधर जाएगा तो जीरो, dt इज इक्वल्स टू dp। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे जीरो की इंटीग्रेशन कितनी होती है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट किसके बराबर आ रहा है? मोमेंटम। इसका मतलब कि मेरा जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कंजर्व। कब तक? जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू जीरो, देन मोमेंटम क्या है? कंजर्व। मोमेंटम रिमेन कंजर्व। आया समझ? चलो आगे करें। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ रियल लॉ। तो हमें पेपर में प्रूफ करने के लिए आते हैं कि ये प्रूफ कर दो कि न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है वो रियल लॉ है। तो दैट मीन्स हमने क्या करना है? हमने सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को भी प्रूफ करना है और थर्ड लॉ को भी प्रूफ करना है। आई बात समझ? ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, सबसे पहले F किसके बराबर होता है? dp अपॉन में dt, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ? F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है। ये क्या है? ये दोनों स्टेटमेंट है किसकी? सेकेंड लॉ की। आई बात समझ? अब मैं फर्स्ट लॉ प्रूफ करने वाली हूँ सेकेंड लॉ से। कैसे? देखो, इफ F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू जीरो, कहने का मतलब अगर फोर्स जीरो है तो जीरो इज इक्वल्स टू ma। इसका मतलब A इज इक्वल्स टू जीरो, और A किसके बराबर होता है? V माइनस यू अपॉन में T इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब V माइनस यू इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब V इज इक्वल्स टू यू। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, इस पूरी कहानी में हमने क्या करा है अभी? अगर मान लो फोर्स जीरो होता तो एक्सेलरेशन भी जीरो होती। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या आ रही है? इक्वल। और फर्स्ट लॉ हमने क्या पढ़ा था कि जब तक हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। इसका मतलब अगर फोर्स नहीं लगाया था, फोर्स जीरो था, तो अगर बॉडी रुकी हुई थी तो फाइनली भी रुकी हुई है। अब बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। अगर बॉडी चल रही थी इनिशियली तो वो फाइनली भी चल रही होगी। कब तक? जब तक फोर्स जीरो है। आई बात समझ? कोई दिक्कत इतने में? ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है? इसके बाद आप लोग स्टेटमेंट लिख देना फर्स्ट लॉ की। मैं दोबारा से नहीं लिख रही हूँ, अभी पीछे लिखी थी ना, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ लिख देनी है। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम लोग सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ प्रूफ करने वाले हैं। कैसे? अच्छा देखो, अगर मैं देखूं कि मेरा जो फोर्स है, फोर्स B ने लगाया है A पे, तो वो किसके बराबर होगा? dp अपॉन dt। और मोमेंटम चेंज किसका होगा? A का, क्योंकि FAB का मतलब क्या है? जो फोर्स B लगा रहा है किस पे? A पे। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखो, अगर मैं सेम चीज देखूं, फोर्स जो A ने लगाया B पे, तो उससे क्या होगा? B का मोमेंटम चेंज होगा। तो ये हो गया dp बाई dt। दोनों को ऐड कर दो, FAB प्लस FBA किसके बराबर आ जाएगा? दोनों को ऐड कर दूंगी तो dpa अपॉन में
डी टी प्लस डी पी बी अपॉन में डी टी। दोनों में से d बाई डी टी बाहर कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा ये पी ए प्लस पी बी। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर इफ एफ 0 होगा तो मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। तो इसका मतलब डी पी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? 0। अच्छा ये वाली चीज, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गई? 0। डी पी ए प्लस डी पी बी किसके बराबर हो गया? 0। ठीक है, अगर ये 0 है तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए भी किसके बराबर हो गया? 0। तो इसका मतलब एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस का एफ बी ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना, फोर्स देखो जो ए ने लगाया बी पे वो किसके बराबर है? जो बी ने लगाया ए पे। किसके? नेगेटिव में। ठीक है, फोर्स अप्लाइड जो है, देखो हमने ये तो पढ़ा था थर्ड लॉ में, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल भी है और अपोजिट भी है। नेगेटिव साइन का मतलब कि डायरेक्शन दोनों की क्या है? चेंज। अगर एक्शन हुआ है दीवार पे तो रिएक्शन होगा हाथ पे। आया समझ? चलो इसके बाद यहाँ पे क्या करना है? थर्ड लॉ की स्टेटमेंट लिख देनी है। इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है रिकॉइल ऑफ अ गन। रिकॉइल ऑफ अ गन का मतलब क्या है? देखो इनिशियली जब ये बस बंदूक है और गोली उसके अंदर ही है, चली नहीं है जब तक ये, है ना, तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो हुआ ही नहीं है। फोर्स पूरे टाइम पे क्या है? कंजर्व। ये मतलब कहने का कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगा है। अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा है तो जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम क्या होगा? बाद में। यही तो पढ़ा था अभी हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। पहले मोमेंटम कितना है? 0। क्यों है 0? क्योंकि ये भी रेस्ट पे है, इसकी जो बुलेट है वो भी रेस्ट पे है। अच्छा बाद में क्या होगा? तो बाद में मोमेंटम कुछ वेलोसिटी बुलेट के पास भी आई होगी, मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन। तो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी ऑफ गन निकालूं तो कितना आ जाएगा? ये इधर जाके माइनस में मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन में मास ऑफ गन। तो इसको क्या बोलते हैं? रिकॉइल ऑफ अ गन। कहने का मतलब अगर बुलेट आगे की तरफ गई है तो गन कहाँ गई है? पीछे की तरफ। आई बात समझ? चलो आगे करें, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोला है? अ गन वेइंग 4 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ 80 ग्राम। ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ, ये विद आएगा, with a velocity of 120 मीटर पर सेकेंड। with what velocity does the coin, जो गन है वो रिकॉइल। ठीक है, अभी हमने रिकॉइल वेलोसिटी पढ़ी ना, कितनी थी? माइनस मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन में मास ऑफ गन। सबकी वैल्यूज दे रखी है क्वेश्चन में, पुट कर दो। कितनी है? मास ऑफ गन तो है 4 kg और ये है 80 ग्राम। 80 को डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा क्योंकि केजी में चेंज करना पड़ेगा। और वेलोसिटी कितनी है इसकी? 120। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये? तो ये कितना आ गया? 2.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो मोमेंटम है वो कितना रहेगा हमारा? पहले भी और बाद में भी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, तो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो इसका मतलब इनिशियली अगर मोमेंटम 0 था तो फाइनली भी मोमेंटम कितना होगा? 0 ही होगा। ठीक है, चलो अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास दिस with a velocity of 1200. ठीक है, the man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. How many bullets can be fired per second at the most? ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? dp अपॉन में dt। अगर n नंबर ऑफ बुलेट्स है तो n dp अपॉन में dt। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, तो n/t हमें निकालना है। ठीक है,
और डीपी का मतलब क्या है, अगर मैं एक बॉल का जो है वो बुलेट का क्या है मोमेंटम निकाल लो, ठीक है। तो अगर मैं एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकाल लूँ तो कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी। ये कितना हो गया, मास कितना है 440 डिवाइडेड बाय 1000 और वेलोसिटी कितनी है 1200। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया ये 48 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये वाली वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं। फोर्स किसके बराबर है 144, एन बाय टी तो हमें निकालना है और एक का मोमेंटम कितना है 48, तो एन बाय टी किसके बराबर हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड कितनी है 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद अ वेलोसिटी u। ठीक है, ये कोई वुडन ब्लॉक है और वेलोसिटी u से आई है, इसका मतलब इस एंड पे वेलोसिटी कितनी है u। आगे ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक अलोंग इट्स लेंथ हॉरिजॉन्टली, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम्स u बाय 3। इसका मतलब यहाँ तक कहीं 24 सेंटीमीटर चला होगा उसने और जब तक उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है इस पॉइंट तक u बाय 3, ठीक है। आगे then it further penetrates into the block in the same direction before coming to the rest exactly at the other end। exactly at the other end पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है 0, ठीक है। टोटल लेंथ निकालनी है वुडन ब्लॉक की, इस वाले की लेंथ मान लेते हैं x। तो टोटल लेंथ होगी कितनी वैसे असलियत में 24 प्लस में x, तो मतलब मुझे निकालना है x, ठीक है। इनिशियली फर्स्ट हाफ पार्ट में देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v की वैल्यू कितनी है u अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर 2 इंटू a और s की वैल्यू कितनी है 24। ये कितना आ गया, u स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया 1/9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2a इंटू 24। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1 माइनस 9 माइनस 8/9 है ना, तो आ गया माइनस का 8 u स्क्वायर अपॉन में 9 और साथ में 2 इंटू 24 भी। यहाँ तक आ गया समझ, ठीक है। अब सेकेंड वाले पार्ट में सेम इक्वेशन लगा देते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। देखो इस सेकेंड वाले पार्ट में जो v है वो कितना है 0, तो v की जगह पे पुट कर दिया 0, 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 2 इंटू a और s की वैल्यू कितनी है x, ठीक है। x यहाँ से निकालूं मैं तो कितना आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 9 और इंटू 2 इंटू a, ठीक है। a की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू 2, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 8 u स्क्वायर और ऊपर जाएगा तो 9 इंटू 2 इंटू 24। कैंसिल कर दो, जो जो कैंसिल हो रहा है, u स्क्वायर से u स्क्वायर माइनस से माइनस 9 इंटू 2 से 9 इंटू 2 कितना बचेगा 8 और 8 3 जा 24। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है 3। तो जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 24, तो पहले से थी तो ये हो गई 24 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 27 और किस में है सेंटीमीटर, तो 27 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ, करें अब आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अ बुलेट ऑफ मास दिस मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of this. What is the average force exerted by the block on the bullet? ये तो सिमिलर क्वेश्चन है पीछे वाले की तरह है ना, हमें निकालना एवरेज फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है m इंटू ए। इसका मतलब मुझे चाहिए क्या a सबसे पहले, ठीक है, और मास इसने हमें दे रखा है और बोला क्या है इनिशियल स्पीड कितनी है 90 इस वाले एंड पे
और यहाँ तक क्या है, स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर के बाद ये क्या है, स्टॉप हो गया। अब ये तो नहीं पता कि कहाँ तक है, पूरा इस एंड तक पहुंचा है या कहाँ तक भी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v कितना है 0 माइनस 90 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a और s की वैल्यू कितनी है 60। तो a कितना आ जाएगा यहाँ से, इसका स्क्वायर, एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई है माइनस का 270 डिवाइडेड बाय 4, और फोर्स किसके बराबर होता है, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो F कितना आ गया, m कितना है 0.04 kg इंटू 270 अपॉन में 4, पॉइंट हटाया, नीचे 100, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई है 2.7 न्यूटन। देखो कहीं गलती करी है, कुछ चेंज नहीं करा है। ये था सेंटीमीटर में ना, मीटर में, ये तो मीटर में है, ये सेंटीमीटर नहीं चेंज करा हमने। 60 को चेंज करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 100, है ना, सेंटीमीटर में है। तो ये यहाँ पे 2 0 और फिर यहाँ पे भी 2 0 और ये आ जाएगा फिर 270, ठीक है। चलो अब है एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। देखो एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब में भी हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो कुछ है नहीं, तो वो जो बॉम्ब है वो ब्लास्ट हुआ है वो खुद से हुआ है अपने इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। तो इसमें भी हमारा जो मोमेंटम है एफ एक्सटर्नल क्या है 0, तो हमारा जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा कंजर्व, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम जो भी होगा वो किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर। और इनिशियल मोमेंटम अगर ये आराम से रेस्ट पे था तो कितना होगा 0, तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा फिर 0, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इनटू द 3 फ्रेगमेंट्स, ठीक है, of masses in the ratio 1:1:3. The two pieces of equal mass fly off perpendicular to each other, ठीक है। देखो let us suppose ये मेरा बॉम्ब था, जब ये एक्सप्लोड हुआ है उसके बाद क्या हुआ है, ये दो हिस्से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और दोनों का इसने क्या बोला इक्वल मास है और वेलोसिटी भी क्या है इक्वल 30 मीटर पर सेकेंड। तो इनके मास को मैंने ले लिया m और वेलोसिटी है 30, ये हो गया 30 m और ये भी हो गया 30 m। यहाँ तक समझ में आया, अच्छा ठीक है। एक चीज हमें पता है कि हमारा जो फाइनल मोमेंटम है वो भी क्या होना चाहिए 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या है 0। तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होगा, इसके जो तीनों पार्ट्स हैं उन तीनों के मोमेंटम के बराबर है ना। इतनी बात समझ में आई। P1 P2 हमें पता है, इसको P1 मान लिया, इसको P2 मान लिया, और ये भी कितना है 0। तो इसका मतलब मेरा जो P3 है वो कितना होगा, माइनस का P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू P3। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब P1 P2 का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो P3 इज इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट P1 P2 दोनों है तो इक्वली, तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस 90। कॉस 90 क्यों, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इसने क्या बोला परपेंडिकुलरली फ्लाई ऑफ, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। ये P1 P2 को P मैंने मान लिया ताकि एक ही बारी में वैल्यू पुट हो जाए और ये दोनों इक्वल भी है इसलिए। तो P3 कितना आ जाएगा, ये वाली टर्म तो 0, तो P बाहर कॉमन आ गया, 1 + 1 कितना हो गया √2, ठीक है। तो P3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, ये कितना है 30 और m और ये कितना आ जाएगा इंटू √2। आई बात समझ, कोई दिक्कत इतने में, ठीक है। चलो
अब हमें निकालना क्या था, व्हाट इज द वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी निकालनी है हमने। एक चीज देखो, इनका जो मास है अगर ये m है तो ये कितना है फिर 3m, 3 के रेशियो में ना, तो इसको मैंने क्या लिख दिया है 3m और इसकी वेलोसिटी v3, कितना हो जाएगा ये 30m और √2, m से m कैंसिल, 3 से ये कितना आ गया 10, तो वेलोसिटी कितनी आ गई है इसकी 10√2 और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो ये हो जाएगी 14.14 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब जो हैवियर मास है वो कम वेलोसिटी से गया है, यही तो हुआ ना इसका मतलब। चलो आगे देखें। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। इसका मतलब क्या होता है, फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी आर कॉल्ड द कॉन्करेंट फोर्सेस। अच्छा, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर हमारा जो नेट फोर्स है बॉडी पे वो क्या हो 0, तो ऐसे में हम सिस्टम को क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम में। अगर नेट फोर्स जो हमने अप्लाई करा है वो 0 है, इसका मतलब क्या है, अगर बॉडी रेस्ट पे होगी तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर मूव कर रही होगी तो अपनी उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, उसके मोशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब है लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम हम क्यों यूज करते हैं, बेसिकली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाती है। तो लैमीज थ्योरम क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट द 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल कीप इट इन इक्विलिब्रियम, देन द ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द 2 अदर। कहने का मतलब जो ए है, जो हमारा ए वाला है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके अपोजिट अल्फा के, बी वाला इसके अपोजिट बीटा के, और सी वाला इसके अपोजिट गामा के। ठीक है, तो ए अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में साइन गामा। आई बात समझ। चलो अब क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्या बोला है हमें, डिटरमाइन द टेंशन T2 एंड T1 ऑफ द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। अच्छा, एक चीज देखो, सबसे पहले अगर ये एंगल 60 है तो फिर तो ये एंगल भी 60 होना चाहिए। देखो Z बना रहे हैं ना, है ना, ऑल्टरनेट एंगल होगा ये। ठीक है। अच्छा, अब ये T1 है तो ये कितना होगा T1 cos 60, क्योंकि एंगल के साथ वाला क्या होता है cos कॉम्पोनेंट, और ये कितना हो जाएगा T1 sin 60 डिग्री। आई यहाँ तक बात समझ। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब ये जो नेट फोर्सेस हैं इस पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए, उनका सम 0। तो इसका मतलब T1 cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए T2, और T1 sin थीटा 4 के बराबर। इक्वेट कर लेते हैं। T1 sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 4। जी भी लिखना चाहिए मेरे को, क्योंकि एम जी होता है ना 4, तो इसका मास ही है, और अगर मैं फोर्स लिखूंगी तो एम जी लिखूंगी, तो ये हो गया 4 × 9.8। और ये वाली इक्वेशन कितनी है, T1 cos 60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा T2। तो मैंने 2 इक्वेशन बनाई, T1 cos 60 T2, T1 sin 60 4 × G, दोनों को इक्वेट कर दिया। T1 से T1 कैंसिल, sin 60 अपॉन cos 60 कितना हो जाएगा tan 60, और tan 60 कितना होता है √3, तो ये कितना आ गया 4 × 9.8 अपॉन में T2, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 9.8 अपॉन में √3। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू है 1.732। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा T2 इज इक्वल्स टू 22.63। आई बात समझ। अब मेरे को क्या निकालना है T1। ये 2 इक्वेशन थी ना, दोनों में से किसी भी एक में वैल्यू पुट कर दो, नीचे वाली में कर देता है। T1 cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू T2। ठीक है, cos 60 कितना होता है 1/2 इज इक्वल्स टू T2।
और T2 कितना है 22.63, तो T1 कितना आ जाएगा 2 इंटू 22.63, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45.26 न्यूटन। आई बात समझ? कोई दिक्कत इतने में? मैंने सिर्फ क्या करा है, एक्स एक्सिस के फोर्सेस को बैलेंस कर दिया और वाई एक्सिस के फोर्सेस को भी। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, इसका मतलब क्या है, जैसे मानो कि हमारा पुली सिस्टम हो। लेट अस सपोज ये एक पुली है, ये इस पे 2 मासेस हैं, ठीक है, ये मास है m1 और ये है m2। देखो जब तक रस्सी सेम रहेगी, कहने का मतलब जब तक स्ट्रिंग नहीं बदलेगी तब तक टेंशन भी नहीं बदलेगी। तो इस पूरे पुलिंग में टेंशन क्या है, रस्सी क्या है, एक ही है, तो इसमें टेंशन भी क्या रहेगी, सेम। ठीक है, अच्छा नीचे क्या लगेगा m1g, और टेंशन हमेशा कहाँ लगती है, जो भी हमारी बॉडी है उससे अपोजिट। ठीक है, अच्छा अब ये डिपेंड करता है कि टोटल मिला के मूव कहाँ करेगी, ऊपर कि नीचे। लेट अस सपोज m1 बाहर गया, ये नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फिर m1a नीचे। ठीक है, जितनी एक्सेलरेशन से ये इधर आएगा उतनी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, तो टेंशन यहाँ पे भी कहाँ लगेगी, ऊपर नीचे m2g, और ऊपर क्या लगेगा m2a। आई बात समझ? अब हमने सिंपल इक्वेशंस को बस बैलेंस कर लेना है। नेट फोर्स को हमेशा एक तरफ लिखते हैं, m1a इज इक्वल्स टू जो इसके डायरेक्शन में फोर्स होगा वो बड़ा, दूसरे वाला छोटा, तो ये कितना आ जाएगा m1g माइनस टी। एक इक्वेशन इसकी बनेगी, सेम ऐसी इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इसे फ्री बॉडी डायग्राम करके इक्वेशन बनाते हैं, कहने का मतलब एक बारी में एक ही बॉडी की इक्वेशन बनाएंगे, सबको मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, सेम ऐसे अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो ये हो जाएगा m2a इज इक्वल्स टू, कहाँ जा रहा है ऊपर, तो मतलब कि कौन सा फोर्स लिखेंगे पहले, T। आई बात समझ? इसी वाले में ये भी हो सकता था कि पुली ऊपर मूव कर रहा हो, तब हम क्या करते, देखो लेट अस सपोज ये a0 एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है, इसकी एक्सेलरेशन a, इसकी एक्सेलरेशन a2, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, a0 इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 अपॉन में 2। ठीक है, देखो यहाँ पे तो मेरा पुली कहीं पे मूव कर नहीं रहा था, तो a0 क्या था 0, तो अगर मैं यहाँ पे a0 को 0 पुट करूं तो a1 प्लस a2 इज अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0, ये इधर जाएगा तो a1 किसके बराबर आ गया, माइनस a2, वही मैंने लिया था। अगर ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। आई बात समझ? चलो अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोला है, अ लाइट unstretchable string passes over a smooth light pulley connects two block of masses m1 and m2. If the acceleration of the system is this, then the ratio of masses. Let us suppose ये m1 है और ये m2 है, इस पे नीचे फोर्स m1g और इस पे भी नीचे m2g, ऊपर टेंशन। ठीक है, अब क्या बचा इसमें, लेट अस सपोज ये नीचे आ रहा है तो m1a इसमें नीचे लगेगा और इसमें फिर m2a ऊपर लगेगा, वही जैसे अभी पीछे करा था ना, सेम वैसे। ठीक है, चलो अब इसकी अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी और m2a इज इक्वल्स टू t माइनस m2g। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेते हैं, t से t कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा a m1 प्लस m2 और यहाँ पे g बाहर कॉमन ले लिया m1 माइनस m2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी थी ऊपर क्वेश्चन में, g बाय 8, यहाँ पे पुट कर दो। जी से जी
कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इधर ले आओ, कितना आ जाएगा 9m2 और ये इधर आएगा तो 7m1। ठीक है, तो m1 अपॉन m2 किसके बराबर आ गया 9/7 के बराबर। ठीक है, ये m2 इधर जाएगा, ये 7 नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत इतने में? चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एज शोन इन द फिगर 3 ब्लॉक्स कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, T1 T2। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। इन तीनों बॉडीज को एक कंबाइंड बॉडी मान के पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, फोर्स कितना है टोटल 50, मास कितना है इन तीनों का टोटल 15 और 10 25, 25 और 5 23। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई है 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे क्या बोला है, हमें निकालना है टेंशन T1 एंड T2। चलो इस वाले फोर्स पे देखो, देखो टोटल पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है, तो इस पे भी एक्सेलरेशन है, इस पे भी और पीछे वाले पे भी। अगर मैं लास्ट वाले ब्लॉक पे देखूं तो उस पे टोटल कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो T1 लग रहा है ना, और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो T1 किसके बराबर होगा फिर, T1 इज इक्वल्स टू m1a, है ना, वही तो नेट फोर्स होगा क्योंकि उसके अलावा और कुछ लग ही नहीं रहा है। अच्छा, m1 की वैल्यू कितनी है 5 kg और a की वैल्यू कितनी है 5/3, कितना आ गया 25/3। इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, T1 इज इक्वल्स टू 8.33 न्यूटन। आई बात समझ? चलो अब अगर मैं दूसरे वाले पे देखूं तो T2 नेट फोर्स कितना होगा m2a और ये किसके बराबर होगा T2 माइनस T1। T2 तो इसी की डायरेक्शन में और T1 अपोजिट डायरेक्शन में। वैल्यूज पुट कर दो सबकी, m2 कितना है 10 और यहाँ पे a इज इक्वल्स टू T2 हमें निकालना है। अच्छा, a की वैल्यू भी पुट कर देती हूँ, a की वैल्यू कितनी है 5/3, ये T1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू T2 कितना आ जाएगा ये 50/3 प्लस 8.33 इज इक्वल्स टू T2। तो ये जो 50/3 है इसे डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये T2 इज इक्वल्स टू टोटल मिला के आ जाएगा 25 न्यूटन, है ना। देखो 25/3 था, ये 50/3 है, 25 प्लस 25 75 हो गया, 75/3 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन a एंड टेंशन T1 एंड T2 इन द गिवन सिस्टम। तो इसमें भी मैं तीनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी, कहने का मतलब तीनों को एक एक करके इक्वेशंस बना के सॉल्व करूंगे। अगर मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करूं, ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया, मैं पहले इसकी वैल्यूज लिख देती हूँ। यहाँ पे आएगा 4 kg और ये है 8 kg, ये 2 kg, यहाँ पे टेंशन T1 है और यहाँ पे टेंशन T2 है। ठीक है, चलो अब हर एक के लिए इक्वेशन बनाते हैं। लेट अस सपोज ये पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है, तो इस वाले ब्लॉक के लिए सबसे पहले क्या इक्वेशन बनेगी, mg नीचे है तो ये हो जाएगा ma इज इक्वल्स टू mg माइनस t, है ना। नीचे मूव कर रहा है तो ma की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कितना है mg, और टेंशन हमेशा कहाँ लगेगा, इस ब्लॉक से अपोजिट। तो ये कितना हो जाएगा, m की जगह पे 4 इज इक्वल्स टू 4g माइनस यहाँ पे टेंशन कितना है T2। आई बात समझ?
अब ऊपर वाले को देखो कितना हो गया, एम ए इज इक्वल्स टू एम ए की डायरेक्शन में T2 T1 अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कितना आ जाएगा 8A इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। आई बात समझ। सेम ऐसे इस वाले के लिए T1 कहाँ है, ऊपर, ये मूव भी कहाँ कर रहा है, ऊपर ही, तो ये कितना आ जाएगा एम ए इज इक्वल्स टू T1 माइनस एम जी कहाँ लग रहा है, अपोजिट। ठीक है, मास की वैल्यू कितनी है वहां पे 2, तो ये हो गया 2A इज इक्वल्स टू T1 माइनस 2G। आई बात समझ। अब एक काम करते हैं, T1 की वैल्यू यहाँ से, T2 की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, कितना आता है। T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4G माइनस 4A, तो ये हो जाएगा 8A इज इक्वल्स टू 4G माइनस 4A, है ना। T2 की वैल्यू 4G माइनस 4A यहाँ पे पुट करा तो 4G माइनस 4A। अब T1 की जगह पे कितना आ जाएगा 2A प्लस 2G, तो माइनस का 2A प्लस 2G। ठीक है, कितना आ गया ये 8A इज इक्वल्स टू 4G माइनस 4A माइनस 2A माइनस का 2G, तो ये कितना आ गया 8A इज इक्वल्स टू 4G माइनस 2G 2G, 4 और 2 6। ठीक है, ये इधर जाएगा तो 14A इज इक्वल्स टू 2G, ये कितनी वैल्यू आ गई 7A इज इक्वल्स टू G की वैल्यू कितनी गिवन है 9.8, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 9.8 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, कितना आ गया इसे सॉल्व करके 9.8 डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो A की वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो T1 आ जाएगा। T1 किसके बराबर था 2A प्लस 2G, तो ये हो गया 2 इंटू 1.4 प्लस 2 इंटू 9.8। ठीक है, इसे सॉल्व कर लोगे आ जाएगा 22.4। सेम T2 की वैल्यू कहां से निकालेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकाल दो, कितना है 4G माइनस 4A, कितना आ जाएगा 4 इंटू 9.8 माइनस 4 इंटू 1.4, कितना आ जाएगा ये। आई बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें ट्राई। अच्छा, अब है मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इसका मतलब अगर हमारी बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी है तब उसका मोशन कैसा होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरी बॉडी है और इसका मास है m और ये एंगल है थीटा। ठीक है, चलो अब क्या क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे है तो नीचे सबसे पहले mg, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा फिर थीटा। ठीक है, अच्छा ये मैंने परपेंडिकुलर लगाया है सरफेस से, तो यहाँ से भी क्या होगा फिर ये परपेंडिकुलर, तो ये इससे भी परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा फिर थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा। यहाँ तक आई बात समझ। ठीक है, तो हमने क्या क्या करना है, नीचे mg, इधर mg cos थीटा और इस तरफ mg sin थीटा। आई बात समझ, कोई दिक्कत इतने में। चलो आगे करें। अब हमें क्या बोला है, 2 blocks of 50 kg and 30 kg are connected by massless string passes over a pulley। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 50 kg और एक का मास कितना है 30 kg।
ठीक है, एक तरफ से एंगल कितना है हमारा 30। अच्छा, जो 50 की तरफ है उसका एंगल 30 है और जो 30 की तरफ है उसका एंगल 60 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे क्या बोला इन्होंने? डिटरमाइन द एक्सेलरेशन एंड द टेंशन टी ऑफ द स्ट्रिंग। हमें क्या क्या निकालना है? एक्सेलरेशन और टेंशन टी। ठीक है, लेट अस सपोज ये पूरा का पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अब कौन कौन सी इक्वेशन लगेंगी? देखो 50 kg वाले के लिए एक तो इस डायरेक्शन में होगा हमारा एम जी और साइन 30, है ना, और ऊपर क्या होगा? टेंशन। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, सेम ऐसे इसमें ऊपर क्या होगा? टेंशन, और नीचे क्या लगेगा? एम जी साइन 60। अभी करा था ना पीछे, इसी डायरेक्शन का फोर्स कितना था? साइन थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है? 30 60। चलो, अगर मैं इसके लिए इक्वेशन बनाऊं तो एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन 30 माइनस टी। एम की वैल्यू कितनी है? 50। 50 ए इज इक्वल्स टू 50 जी, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का टी। इसकी इक्वेशन कितनी आ गई? 50 ए इज इक्वल्स टू 25 जी माइनस का टी। कोई दिक्कत? चलो, दूसरे वाले के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊं सेम, तो ये जो ब्लॉक है अगर ये नीचे मूव कर रहा है तो ये कहाँ मूव करेगा? ऊपर, तभी तो वो नीचे जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? एम ए इज इक्वल्स टू टी माइनस एम जी साइन 60। एम किसके बराबर है? 30। तो 30 ए इज इक्वल्स टू टी माइनस मास, यहाँ पे भी ये हो जाएगा 30, और जी की वैल्यू 10। ठीक है, जी की वैल्यू को जी लिखा रहने दो अभी, और साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो ये हो गया 30 ए इज इक्वल्स टू टी माइनस 15 जी √3। आई बात समझ? वैसे जी की वैल्यू 10 दे रखी है क्वेश्चन में। चलो, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो टी से टी कैंसिल। कितना आ जाएगा? 80 ए इज इक्वल्स टू 25 जी माइनस 15 जी √3। ठीक है, तो जी की वैल्यू बाहर ले लूं या फिर इसी के साथ कर लो? 250 माइनस 150 इंटू √3। 150 इंटू √3 कितना होता है? 1.732। 1.732 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना आ जाएगा? -259, है ना, 259.8। तो ये हो जाएगा माइनस का 9.8 डिवाइडेड बाय 80। ये किसकी वैल्यू आई है? ए की। तो ए इन दोनों को डिवाइड करके कितना आ जाएगा? माइनस का 0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये वाली ए की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके टी निकाल लो। अच्छा, ए नेगेटिव आने का मतलब क्या है? मेरा ए नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब ये असलियत में इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। कहने का मतलब ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा होगा, तभी मेरी एक्सेलरेशन क्या आ रही है? नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन अपोजिट ले ली थी। ये वाली ए की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ गई है, टी की वैल्यू, चलो ऊपर पुट कर दो, 50 इंटू 0.12 माइनस का और इज इक्वल्स टू 250 माइनस टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250, ये इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस का, 50 इंटू 0.12, तो ये कितना आ जाएगा? 244 न्यूटन। आई बात समझ? कोई दिक्कत इतने में? चलो करें अब आगे।
नेक्स्ट है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का मतलब क्या होता है? सूडो फोर्स कब लगता है? सूडो फोर्स लगता है जब हमारी बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है? देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होता है इनर्शियल फ्रेम में। अब इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जो कि या तो रेस्ट पे हो फ्रेम, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। कहने का मतलब, जैसे मानो कि हमने जो अर्थ को माना है वो रेस्ट पे माना है, ठीक है, तो हम जो भी अर्थ के रिस्पेक्ट में चीज़ें लेते हैं वो सब हम इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ रेस्ट पे, ऐसा हमने कैलकुलेशन के लिए माना हुआ है। या फिर अगर कोई बॉडी हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रही हो तब भी हम उसे इनर्शियल फ्रेम ही मानते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारी एक्सेलरेट कर रही है ना, एक्सेलरेटिंग मोशन है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि हम जो कार के अंदर बैठे हैं, कार आराम से रेस्ट पे थी, अब कार ने मूव करना शुरू करा है, इसका मतलब कार क्या है? एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो इसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम मानेंगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, तीनों के तीनों वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है, मतलब डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते हैं, वैसे हम उन्हें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसको सही करने के लिए, सही तरीके से यूज करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? सूडो फोर्स पढ़ते हैं। तो सूडो फोर्स बेसिकली क्या होता है? फोर्स होता है जो कि रियल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आई बात समझ? एक बार ही रीड कर लो। अ सूडो फोर्स इज अ फिक्शियस और द अपैरेंट फोर्स दैट सीम्स टू एक्ट ऑन अ मास whose motion is described using a non inertial frame। कब लगेगा सूडो फोर्स? जब कोई बॉडी किस में होगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। कहने का मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर, ठीक है, या रोटेटिंग फ्रेम भी बोल सकते हैं हम। चलो आगे देखते हैं सूडो फोर्स के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एन एलिवेटर। मानो कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे कि एक इंसान है वो एलिवेटर के अंदर है। अलग अलग केस में, सबसे पहले केस में एलिवेटर जो है हमारा एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये है एलिवेटर, ये पर्सन है, ये एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि ये इंसान जो जहाँ पे है ना तो वो रेस्ट में है फ्रेम, है ना ही वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये लिफ्ट क्या है? एक्सेलरेट कर रही है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। तो जब ये एक्सेलरेट कर रही है, इस पे सूडो फोर्स लगेगा कहाँ? नीचे की तरफ। तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा, कितना हो जाएगा? एम में। और एक तो इस पे एम जी इसका नीचे लग ही रहा होगा, तो यहाँ पे जो टोटल नॉर्मल फोर्स होगा, मतलब कि इसका जो टोटल रिएक्शन होगा वो ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा? एम जी प्लस एम में, ठीक है। तो ये कितना हो गया? एन इज इक्वल्स टू एम बाहर कॉमन ले लिया, जी प्लस ए। आई बात समझ में? ठीक है। अब सेकेंड केस में मानो कि ये जो मेरी बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रही है कहाँ? नीचे की तरफ, विद द एक्सेलरेशन ए। तो इस पे एम जी कहाँ लगेगा? नीचे। लेकिन इस पे सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल या फिर रिएक्शन निकालूँ, इसको आर या एन कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा फिर? एम जी माइनस एम में। तो ये कितना आ जाएगा? एम और जी माइनस ए। आई बात समझ? कोई दिक्कत इतने में? ठीक है। अगर मानो कि ये जो लिफ्ट है ये फ्री फॉल कर रही हो अगर, ठीक है, और ये बंदा यहाँ पे है, तो इस फ्री फॉल कर रही होगी, इसका मतलब नीचे की तरफ आ रही है विद दी एक्सेलरेशन जी। फ्री फॉल का मतलब यही तो हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मूव कर रहा है। तो इस पे एक तो एम जी लगेगा नीचे, और एक इसके कारण जो सूडो फोर्स है उस पे एम जी कहाँ लगेगा? ऊपर। तो ऐसे में नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? एम जी माइनस जी। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया है? 0। इसको क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस कंडीशन। ठीक है। इसका मतलब इस टाइम पे इसे जो है वो वेट नहीं फील होगा कुछ भी। आई बात समझ? कोई दिक्कत इतने में? ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताओ, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसने क्या बोला है? अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड, ठीक है,
m ब्लॉक का मास प्लेस्ड है और ये पूरे का पूरा सिस्टम इधर एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन कितनी एक्सेलरेशन हो ताकि ये जो ब्लॉक हो ये किस पे हो, मतलब आराम से रखा रहे, गिरे ना। अच्छा, ये इधर मूव कर रहा है तो इसका मतलब इस पे सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे। तो इस पे सूडो फोर्स अगर पीछे लगेगा, ये है, इस पे सूडो फोर्स एम में कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ, ठीक है। एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे। अच्छा, अब ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल भी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। दूसरी बात, एम ए साइन थीटा। आ गई यहाँ तक बात समझ, ठीक है। इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा, और नीचे की तरफ कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। अगर ये मास यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब हमारा जो ये एम ए कॉस थीटा है और जो एम जी साइन थीटा है वो क्या होना चाहिए, इक्वल। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा, एम से एम कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कॉस इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितनी आ गई है, जी साइन थीटा। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जी टेन थीटा, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जी टेन थीटा होगी तो ये जो ऊपर मास रखा है ये आराम से रखा रहेगा। कोई दिक्कत? चलो, इसी के साथ आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी इस चैप्टर का फ्रिक्शनल फोर्स वाला पार्ट रहता है, उसके लिए आप लोगों को इस चैप्टर का जो पार्ट 2 वाली वीडियो है वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना है, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।